और अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि जो संदिग्ध आतंकवादी हैं उनके पास से कई हथियारों की बरामदगी हुई है। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में 5 संदिग्ध आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के शक में ये गिरफ्तारियां की हैं। सीसीबी ने केंद्रीय खुफिया विभाग के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 संदिग्धों को पकड़ा है। उनके पास से भारी संख्या में हथियार मिले हैं, जिनमें 7 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस, वॉकी टॉकी भी शामिल है। सीसीबी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सभी संदिग्ध 2017 में हत्या के केस में आरोपी थे और परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद थे। इसी दौरान ये आतंकवादियों के संपर्क में आए थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्धों ने विस्फोटक समेत कई तकनीकी ट्रेनिंग ली हुई थी। पुलिस के मुताबिक इन संदिग्धों ने बेंगलुरु में विस्फोट करने की प्लानिंग की थी। मुख्य आरोपी के विदेश भाग जाने की खबर है। इनके लश्कर तैयबा से भी जुड़ने की बातें सामने आ रही हैं। आरोपियों को 15 दिन की हिरासत में ले लिया गया है और इन सभी से पूछताछ जारी है। आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। अगली रिपोर्ट के रुख करते हैं। सीमा हैदर की बात करेंगे, जहां पर उसके पति से एटीएस समेत सभी जांच एजेंसी कड़ी पूछताछ लगातार कर रही है। बिल्कुल, और सीमा से एटीएस ने कई सवाल पूछे। सीमा ने जो जवाब दिए हैं वो एजेंसियों के गले नहीं उतर रहे हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। एटीएस पिछले 2 दिनों से सीमा से पूछताछ कर रही है। साथ में सचिन और उसके पिता नेत्रपाल से भी पूछताछ हो रही है। अब एटीएस और जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। एटीएस सीमा हैदर से कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अधिकतर सवालों के बेधड़क जवाब दे रही है, उससे एटीएस और दूसरी एजेंसियां सतर्क हो गई है। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा है। यूपी एटीएस को खुफिया एजेंसी आईबी से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। यूपी एटीएस नेपाल से लेकर भारत पहुंचने तक ट्रैवल एजेंसी और होटल में जहां जहां सीमा हैदर रुकी थी उसकी जांच होगी। सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था उसकी भी जांच होगी। इसके अलावा सीमा नेपाल में जिन 2 लोगों के संपर्क में रही उसकी भी जांच होगी। तो आखिर सीमा के भारत आने की वजह क्या है? सीमा से पूछताछ में एटीएस की नजर सबसे ज्यादा उसके मोबाइल फोन पर है। दरअसल भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा। कई सिम कार्ड्स भी तोड़ दिए उसने। जाहिर है कुछ राज तो जरूर छिपा है जो सीमा सबसे छिपा रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस की पूछताछ में अहम जानकारी मिली है। पूछताछ में सीमा ने बताया है कि उसने भारत के कुछ अन्य सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदा था। पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी एटीएस को मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है। सीमा हैदर के पास से 8 मई को ही फोन का बिल भी मिला है और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट भी जारी हुआ है। एटीएस इस बात पर मंथन कर रही है कि सीमा का पासपोर्ट 8 मई को जारी हुआ और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा इस बात का भी जवाब नहीं दे पाई कि नोएडा के रबुपुरा गांव तक पहुंचने में उसकी किन लोगों ने मदद की। एटीएस को इसलिए भी शक है कि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तानी रहने वाली एक गरीब लड़की बताया है। एटीएस सीमा के अच्छी तरह से हिंदी बोलने पर भी शक कर रही है, क्योंकि इतने कम समय में कोई धारा प्रवाह हिंदी कैसे बोल सकता है? क्या ये संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक लड़की की भाषा पूरी तरह से बदल जाए? तो सीमा हैदर के भारत आने के बारे में एजेंसीज इस बात की पड़ताल में जुटी थी कि वो किस रास्ते से देश में एंट्री ले चुकी थी। बिल्कुल, लेकिन अब तक पता चला है कि सीमा ने बिहार के सीतामढ़ी जिले से भारत में एंट्री ली और वहां से ही वो नोएडा पहुंची। सीमा हैदर के बारे में एटीएस को बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को सीमा की भारत आने की लोकेशन पता चल गई है। खबर है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले से सीमा की भारत में एंट्री हुई थी। सीमा हैदर से पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है।
पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। यूपी एटीएस की अभी तक की पूछताछ में सीमा से कई सवाल पूछे गए हैं। एटीएस ने सीमा से पूछा कि उसे क्या किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था, क्या वो कोड वर्ड का प्रयोग करती थी। एटीएस ने ये भी पूछा कि क्या कभी फूफी और फल के कोड वर्ड का भी प्रयोग किया गया था। फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एटीएस की पूछताछ के दौरान एक और बात का खुलासा हुआ। एक एफिडेविट के हवाले से बताया गया कि सीमा ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। और चलिए बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में बीच सड़क पर बैठे एक युवक को कार ने रौंद दिया और ये पूरा हादसा लाइव कर रहे कुछ युवकों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। आपको बता दें, गाजियाबाद का कवीनगर इलाका है जहां पर इस हादसे में युवक की मौत हो चुकी है। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उस पर बीजेपी विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ था। गाजियाबाद के कवीनगर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको कवीनगर की हापुड़ रोड की तस्वीर आइए दिखाते हैं। सड़क पर कार के नीचे एक शख्स फंसा हुआ है, लेकिन कार ड्राइवर उसको घसीट रहा है। दरअसल कुछ युवक सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे थे। उसी दौरान पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। खबरों के मुताबिक रात में एक युवक बीच सड़क पर बैठा था, तभी सामने से आती कार ने उसे टक्कर दे मारी। कार चालक उसको घसीटते हुए आगे ले गया। युवक कार में नीचे की तरफ फंस गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जिस कार ने युवक को फंसे हुए होने के बावजूद घसीटा, उस पर बीजेपी विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ था। हालांकि पुलिस इस बात की पूरी पड़ताल कर रही है। पुलिस ने आरोपी कार चालक और कार को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को साफ कर दिया है। बिल्कुल, बीएसपी लोकसभा चुनाव में इंडिया या एनडीए के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। मायावती ने ये भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन पहले जो वादे किए थे वो खोखले साबित हुए। बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है। और विपक्ष के इंडिया नाम के गठबंधन बनाने से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। वाकई में नीतीश कुमार की नाराजगी मुखर तौर पर सामने आ रही है। दरअसल नीतीश ने सबसे पहले विपक्षी अगुवाई की, लेकिन अब सोनिया गांधी की सक्रियता ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। पूरा मामला अगली रिपोर्ट में देखिए। बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अचानक से कांग्रेस के विपक्ष को एकजुट करने की सक्रियता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को साथ लाने की पहली बड़ी पहल नीतीश ने की थी। नीतीश कुमार के प्रयास से ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के बड़े नेता पटना में 23 जून को जुटे थे। इसे नीतीश की बड़ी सफलता मानी गयी। इसी वजह से माना गया कि नीतीश कुमार को विपक्ष बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, जिसमें संयोजक का पद भी शामिल है। लेकिन अब सोनिया गांधी की सक्रियता से नीतीश के बदले विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस आ गई। इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी थी और फैसले लेने थे, उसको लेकर नीतीश कुमार ने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी, जिसमें 5 सूत्री ब्लूप्रिंट भी था, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं खबर है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नए नाम से भी खुश नहीं है। नीतीश कुमार को इंडिया नाम से भी ऐतराज की खबर है। बात करेंगे बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की, जिन्होंने कहा कि नीतीश अब कभी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन का नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा एनडीए में नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। हमारा दरवाजा बंद है, अब दूसरे का दरवाजा खोला कि बंद, ये उनको तय करना और उन लोगों को तय करना है। लेकिन बीजेपी का दरवाजा नीतीश कुमार और जनता दल के लिए बंद है। नीतीश पर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा, पटना लौटकर नीतीश ने मीडिया से बात क्यों नहीं की? नीतीश कुमार पीएम का चेहरा नहीं बन सकते। विपक्षी गठबंधन के नाम बदलने पर चुटकी लेते हुए सुशील मोदी ने कहा, नाम बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। वो कुछ भी बनाते क्या, अगर आप ही का नाम बदल कर राय बहादुर कर दिया जाए तो आप राय बहादुर थोड़ी हो जाएंगे। नाम से क्या होता है? अब फिर अगर इंडिया आपने कर दिया तो इंडिया किस चीज का प्रतीक है? तो इंडिया शब्द प्रतीक है पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम से प्रेरणा लेने वाले लोगों का, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का। तो देखिए, कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम की ये पूरी कवायद है। वही बात कर लेते हैं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की, जिन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि डेमोक्रेसी का ढक्कन लगातार कोई गठबंधन नहीं बनाता। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी दल कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ये डायनेस्टी की ढोल पे डेमोक्रेसी का ढक्कन लगा करके कोई गठबंधन नहीं बनता, ठगबंधन बनता है। ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि जी हम जो है वो नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को, नरेंद्र मोदी जी की शक्ति को, नरेंद्र मोदी जी के जो विकास और विश्वास के माहौल को परास्त करेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। दूसरी चीज़ ये गलतफहमी है, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जो कुछ लोग उस मीटिंग में गए हैं वो कांग्रेस की चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। नीतीश जी भी, अब कौन है मैं नाम नहीं लूँगा। और कांग्रेस का एक ही सिद्धांत रहा है कि या ख़ानदानी चेहरा और नहीं तो पानदानी मोहरा, या तो परिवार का चेहरा नहीं तो पराक्रमी मोहरा। एक तरफ वो गठबंधन है नरेंद्र मोदी जी का जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और क्षेत्रीय दलों को विश्वास के साथ लेकर के साथ चलने पर विश्वास करता है, और दूसरी तरफ जो है वो गठबंधन है जो कि हमेशा धोखाधड़ी करने वाला और हमेशा जो है वो बेवफाई के खंजर भोंकने वाला रहा है। तो दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पार्टियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रहार किया। साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि देश को जोड़ते हैं वो तोड़ते हैं। मंगलवार को एनडीए की बैठक में करीब 39 दल शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर गहनता से चर्चा हुई। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले विपक्ष की एकजुटता पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि हम देश को जोड़ते हैं और वो देश को तोड़ते हैं। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दावा किया कि 2024 में तय है कि एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। वही एनडीए की बैठक के बाद सभी सहयोगी पार्टियों ने विपक्ष की एकजुटता पर हमला किया। सभी का दावा था कि इस बार एनडीए पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल करेगा। एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का कॉन्फिडेंस हाई है। सभी का दावा है कि इस बार एनडीए की जीत बम्पर होगी। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार और 330 प्लस आज की तारीख में है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसमें बढ़ोतरी होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 2024 में 400 सीटों को जीत कर आएंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी ही ठीक हैं, भले वो दूसरे पार्टी को बिलोंग करता हो, दूसरे समाज का बिलोंग करता हो। वहीं सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब मिलकर काम करेंगे। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया।